जी हाँ फ्रेंड, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग चैनल्स को, वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। और ये जो सीरीज चल रहा है वो ईवीएस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है और इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग 300 क्वेश्चन को करेंगे और आज के वीडियो में इस यह छठा वीडियो है और इस छठे वीडियो में इस 6 वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 30 क्वेश्चन को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण, फीडबैक देना, वांछनीय अभ्यास, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ठोस ठोक अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, या बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर काज ना होकर सभी तरह के काज होने चाहिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे उपयुक्त है, सबसे सही कौन सा कथन है? यानी कि इसमें 3 जो ऑप्शन होगा वो निगेटिव होगा और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो बच्चे का निजी विवरण और शैक्षणिक पृष्ठपोषण, फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। वांछनीय अभ्यास नहीं है बल्कि अच्छा अभ्यास है। हम लोगों को निजी फीडबैक देते रहना चाहिए गार्जियन को, तो यह तो अच्छा अभ्यास हो गया। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बेहतर है। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं 3 क्वेश्चन को। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग का अधिक विस्तृत बनाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणी अच्छा समझ प्रदान करता है, नहीं ये तो खराब मैसेज जाता है। सवाल पॉजिटिव में है, तो बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर काज ना हो करके सभी तरह के काज दिए गए हो, तो ये भी आपको ठीक ठाक नहीं है। तो 61 का जो आंसर होगा या तो 1 होगा या तो 4 होगा। बताइए आप में से, दोनों में से कि कौन सही होगा, बताइए। चलिए बताइए। तो बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर या काज ना हो करके सभी तरह के काज होने चाहिए, या निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया जा रहा है? यानी कि किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि आसपास जो जानवर देखे हो उसका नाम आप लोग को लिखना है। कहाँ? तो अपने नोटबुक में। तो इस तरह की एक्टिविटी करवा करके टीचर जो है वो क्या करना चाहता है? वर्गीकरण एवं परिचर्चा करना चाहता है, परिकल्पना एवं प्रयोग करना चाहता है, न्याय के लिए सरोकार, या अवलोकन है, रिकॉर्डिंग। किस स्किल्स को जो टीचर है वो प्रमोट कर रहा है ऐसे क्वेश्चन करके? देखिए, जब बच्चा जाएगा तो जानवर को क्या करेगा? देखेगा। देखेगा तो अवलोकन करेगा और उसके बाद फिर एक कॉपी में उसका नाम लिख देगा, कुत्ता बिल्ली जो भी लिखेगा, तो रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषय प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रयोग पद्धति के प्रयोग से, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, या विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के और पद्धति के प्रयोग से। देखिए, ईवीएस में जो आता है, ईवीएस जो है वो हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं इसको ईवीएस, लेकिन इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो है इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग कौन कौन विषय के बारे में पढ़ते हैं? तो देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडी में सीटेट में कई बार पूछा गया है। इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं और साथ में पर्यावरण पर्यावरण शिक्षण यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन भी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? देखिए, 2 क्लास है, एक है 5A और एक है 5B। दोनों टीचर अलग अलग सवाल देता है। 5A का सवाल देता है कि पेड़ के लाभ लिखिए, और 5B के सवाल जो टीचर है वो सवाल देते हैं, क्या होगा अगर अगर पेड़ पर अगर पेड़ ना हो तो? ठीक है, तो सबसे ज्यादा चिंतन किस क्वेश्चन में बच्चा कर रहा है, यही सवाल होगा आगे। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है। हाँ, इन सवालों की प्रकृति कैसी है?
बंद अंत वाला अभिसारी और बी मुक्त अंत वाला अपसारी, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी और बी बंद अंत वाला अपसारी, ए मुक्त अंत वाला अपसारी और बी बंद अंत वाला अभिसारी, और ए बंद अंत वाला अपसारी और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी। अब देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अगर थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ ज्यादा आसान पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन समझने में आसानी लगेगा। तो अब बताइए, अपसारी और अभिसारी चिंतन में क्या फर्क है? बताइए बताइए। देखिए, अपसारी और अभिसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में अंतर। तो देखिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग का हिंदी और दोनों में अंतर। देखिए, अभिसारी जो होता है, अभिसारी, तो बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, अभिसारी जो होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक, शॉर्ट में कन्वर्जेंट लिख दे रहे हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, और अपसारी जो होता है, अपसारी, इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। आप लोग रोड पे जब चलेंगे तो जब सड़क सीधा जाता है, जब सड़क सीधा जाता है तो जहां पर मुड़ना रहता है, अगर रोड वोड बन रहा है तो उस पर ऐसे लिखा जाता है डाइवर्सन। ठीक, फिर इधर लिखा रहेगा डाइवर्सन। तो डाइवर्सन मतलब एक ही बिंदु पर कई तरह से सोचना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है, ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग दिया हुआ है, ये एक ही पॉइंट पर कई तरह से सोचेगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक ही पॉइंट पर एक ही तरह से सीखता है। तो अभिसारी और अपसारी चिंतन में एक छोटा सा फर्क यह है कि अभिसारी चिंतन में बच्चा किसी एक पॉइंट के बारे में, मान लो कुत्ता दिखला दिया गया ब्लैक कलर का, अब वो बच्चा सिर्फ ब्लैक कलर के कुत्ते को ही याद रखेगा, यानी कि जब भी लोमड़ी भी दिखेगी ब्लैक कलर की तो उसको वो कुत्ता ही दिखेगा, लोमड़ी नहीं दिखेगा। जबकि अपसारी चिंतन में जो होता है, अगर ब्लैक कलर का कुत्ता दिखा है और लोमड़ी देख ले रहा है तो वो उसको अलग थिंकिंग के भी सोचेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पर बहुत तरह से सोचेगा। एक पॉइंट से कई तरह की किरणें निकलेगी, और अभिसारी में एक पॉइंट से सिर्फ एक ही तरह का रे निकलेगा। ठीक है, तो अब सारी चिंतन मतलब, अभिसारी चिंतन मतलब कि एक पॉइंट पर सोचना, और अब सारी चिंतन मतलब डाइवर्ज, यानी कि ढेर सारा एक ही पॉइंट के बारे में अलग अलग तरह से सीखना या अलग तरह से सोचना। तो यहाँ पर सवाल ये था कि क्लास 5A के टीचर सिर्फ इतना सवाल पूछ रहे हैं कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए। तो बच्चा एक दो तीन चार पाँच, 5 लाभ लिख करके फ्री हो जाएगा। जबकि क्लास 5B के जो टीचर है वो पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। तो बच्चा कम से कम एक पेज लिखेगा कुछ, कि पेड़ ना होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं होगा तो हम लोग को लकड़ी नहीं मिलेगा, पेड़ नहीं होगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे, पेड़ नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, इस तरह की बात करेगा। तो डाइवर्जेंट फॉर्म में वो सोचेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो आपका बी है। मुक्त अंत वाला सवाल पूछना है, यानी कि ऐसा सवाल जिससे बच्चा कई तरह से सोचे और एक पेज, 2 पेज, 5 पेज लिख ले। पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्राइमरी लेवल पे नहीं पूछना है। और बंद अंत वाला अभिसारी। ठीक है, यही आपको सेकंड का ऑप्शन इज राइट आंसर। 65। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, या किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं हो। क्लास 1 का कोई बच्चा है, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षार्थियों के आकलन के लिए, यानी कि असेसमेंट करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा कथन सत्य है? मौखिक परीक्षा लेना है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। क्लास 1 में हो सकता है कि हाँ बच्चा लिखने में सक्षम भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। हाँ, ये सही है, जहां जहां 2 है वो सही होगा। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग करके असेसमेंट कर सकते हैं। 2 और 3 दोनों जहां रहेगा वहां सही है। किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। आकलन तो करना ही है, आवश्यकता कैसे नहीं रहेगा। तो फोर्थ काट दीजिए, तो फोर्थ यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये राइट आंसर, फर्स्ट हो गया इसका आंसर। ठीक है, 5। कक्षा 5 की शिक्षिका कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है और निचोड़ती है, फिर से पानी में डालती है तथा
शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक फाइल तैर गया और मुड़ा हुआ फाइल, एक चौड़ा फाइल पानी में डालेगी तो तैरेगा ही, और इसको मोड़ मोड़ के डालेगी तो डूब गया। तो इस पर क्या हुआ और इसका उत्तर दीजिए। तो ऐसा करके बच्चे के अंदर कौन सा स्किल्स वो डेवलप करना चाह रही है, क्या परिकल्पना का, वर्गीकरण का, मापन का, या अवलोकन का? कौन सा स्किल्स वो जो टीचर है वो डेवलप करना चाह रही है बच्चे के अंदर? अब जवाब दीजिए, 1 2 3 4। छठा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, इसमें जो है परिकल्पना होगा, क्योंकि बच्चा जो है कल्पना करेगा प्रयोग करके, यानी कि कल्पना करेगा कि एक चौड़ी फाइल तैर क्यों गई और मुड़ी हुई फाइल डूब क्यों गई। यहाँ पर फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं अब 67, यानी कि 7 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय खाली जगह के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। देखिए, इसमें सवाल पूछा गया निगेटिव, तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव। इसमें पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय इसके कि निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व को पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, या पाठ वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इनमें से कौन सा सही होगा? ये तीन इसमें सही होगा सिवाय एक के। बताइए इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो सिवाय के जगह पर लग जाए। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर आपको बल नहीं देना है, बाकी ये तीनों सही है। और सवाल पूछा गया निगेटिव में, इसलिए निगेटिव भाई निगेटिव, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, महेश क्लास 4 के शिक्षक हैं। वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? चलिए, वृक्ष संरक्षण यानी कि पेड़ बचाओ के टॉपिक पर एक ग्रुप बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवा देंगे, ये ज्यादा सही रहेगा महेश के लिए। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि एक तो पौधा ले लो, उसको लगाओ और उसको फिर देखते रहो क्या क्या हो रहा है, उसका पूरा पालन पोषण करना है तुमको। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करेंगे, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, समूह चर्चा तो ज्यादा मजबूत है, लेकिन यहाँ पर ये जो अवलोकन वाला जो बोल रहा है, एक पेड़ को लेने वाला, ये भी ज्यादा सही है। वाद विवाद भी सही है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सवाल भी पॉजिटिव नहीं पूछा गया है, और मेरे हिसाब से तीन तीन ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए, तीन ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन सबसे मजबूत जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ समूह बनाना, तो सिर्फ चर्चा करता रह जाएगा। जब एक पेड़ को लेगा और उसको अवलोकन करेगा तो उसका अवलोकन भी बढ़ेगा, संवेदनात्मक स्किल्स भी बढ़ेगा, यानी कि हर तरह से वो आगे बढ़ेगा। तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर, ज्यादा मजबूत 2 हुआ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सपाटिक अधिगम को बढ़ावा देता है, या सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है, या बेहतर बनाता है, या जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, या कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस पढ़ाते वक्त बच्चा जो है मूर्ति बनाना और उसके बाद आपको ड्राइंग बनाना ज्यादा पसंद करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बताइए। ऐसा इसमें से दो तीन तो सही होगा, एक तो सही नहीं होगा। दो तीन सही होगा, जल्दी बताइए। दो तीन सही होगा। चलिए देखिए कि इसमें से कौन गलत है। अगर कोई गलत पकड़ा देगा तो सही वाला पकड़ेगा। या अच्छा, अनुशासन की बात तो करना ही नहीं है। प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 का टीचर है, तो बच्चा हल्ला तो करेगा ही, अनुशासनहीन होगा ही। तो फोर्थ जहां जहां काट दीजिए, यहाँ फोर्थ है काट दीजिए, यहाँ फोर्थ है काट दीजिए। अब 2 और थर्ड होगा, या 1 to थर्ड होगा। 1 या सपाटी का अधिगम को बढ़ावा तो देगा ही। यहाँ पर थर्ड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, 1 to थर्ड होगा। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से, हाँ आज भी मैप वाला और ट्रेन वाला अगर क्वेश्चन मिलेगा तो उसको स्किप करेंगे। प्रयोग करना आकलन का एक इसकी संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतकों का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, रचनात्मक लेखन,
निर्देशन प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, किसी तरह का प्रैक्टिकल करना असेसमेंट का एक इंडिकेटर है। तो इनमें से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चलिए बताइए, सबसे अच्छा असेसमेंट किससे आप कर लीजिएगा? चित्र पठन से, संज्ञानात्मक लेखन से, निर्देशन प्रदर्शन से या हस्तपरक गतिविधि से? जल्दी बताइए, 70 का क्या होगा? 70 का फोर्थ होगा हस्तपरक गतिविधि। अगर आप करवा रहे हैं हैंड बाय हैंड कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उससे ज्यादा अच्छे से बच्चा सीख लेगा। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार और समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानी और कविता, या सही विकल्प को चुनिए। देखिए, परिवार और समुदाय, तो अगर जो हम थीम बात करेंगे तो ये तो सही ही हो जाएगा। अच्छा, पाठ्य पुस्तक प्राइमरी लेवल पर कैसे माना जा सकता है? पाठ्य पुस्तक को भी नहीं माना जा सकता है, बताइए कि क्या सही होगा? पाठ्य पुस्तक, हाँ, कुछ कुछ रंगीन पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा तो वहां से भी सीख लेगा, टीचर तो सोर्स होगा ही। और कहानी और कविता तो छोटा बच्चा 1 से 5 तक का पढ़ता ही है। तो यहाँ पर 2 आंसर इज राइट आंसर, 1 2 3 4। चलिए 72, यानी कि आज का 12 क्वेश्चन। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसमें से नमी निकाली जाती है। क्या की जाती है? नमी निकाली जाती है ना? तो उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। यहाँ पर थर्ड आंसर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। उतना टाइम नहीं देना है क्योंकि वो आसान था। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? चलिए बताइए, इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। पेड़ कुएं पेड़ कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। हाँ, हो सकता है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ये भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में 1 और 2 लिखा हुआ नहीं, तो केवल केवल है। तो केवल वाला तो हमारे हिसाब से सही नहीं होना चाहिए। कोई दो ठो ही सही होगा। लेकिन आप भी अपना देख लीजिए क्या हो सकता है। चलिए 1 और 2 होगा, है ना? पेड़ कुएं और उनके आसपास के स्थान में मिट्टी के जगह पर अब कंक्रीट की चादर बन गई है, जिससे जो पृथ्वी का जो लेयर है, जो सॉइल का, वो मेंटेन नहीं हो रहा है। आसपास के इलाकों में बहुत सारा बोरिंग लग गया है, इसकी वजह से लेयर जो है और भागता चला जा रहा है। और बहुत सारा ऐसा जिला है जहाँ पर लेयर जो है 1000 फीट तक भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, यह क्योंकि बगुला तथा भैंस की सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। ये गलत, ये भी गलत। सहजीवी संबंध होता है, इसलिए बैठता है बगुला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। म्यूजिक में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य जो है वो पौधे के लिए नहीं? भोजन बढ़ाना, संचित करना, ये तो पौधे के लिए ही। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो देखिए, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना भी सही है क्योंकि ये नहीं पूछा है, और ये भी सही है क्योंकि ये नहीं पूछा है, और ये भी सही है कि ये सहारा देना नहीं होगा। हाँ, तो देखिए, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। नहीं, सहारा देना नहीं होगा। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, और थर्ड गलत है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गलत में, तो गलत का भाई गलत, यानी कि थर्ड ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनम मलेश्वरी वेट लिफ्टर थी, आप सभी को पता है। तो कनम मलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर थी। वह कर्नाटक की रहने वाली थी। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करती थी। देखिए, फर्स्ट और फोर्थ तो पक्का सही है। ठीक, फर्स्ट और फोर्थ तो पक्का सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ किस ऑप्शन में है? फर्स्ट और फोर्थ इस ऑप्शन में है, लेकिन इसमें थर्ड भी है। अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड, हाँ, ये भी सही है। कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी। ठीक है, कनम मलेश्वरी जो है वो कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी। ये आंसर जो है, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। कर्नाटक की रहने वाली कनम मलेश्वरी नहीं थी। बताइए, कनम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? जल्दी बताइए, कनम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? बताइए जल्दी। वो कर्नाटक की, लेकिन रहने वाली नहीं थी। चलिए, तो यहाँ पर
थर्ड सेकंड छोड़ करके सब सही, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सीढ़ीदार कुआं अथवा, हाँ जिसको बावली भी बोलते हैं, सीढ़ीदार कुआं अथवा बावली, बावली किससे संबंधित निम्नलिखित में से कथन क्यों नहीं है? ये जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, या फिर उनमें केवल संदूषित जल होते हैं। बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर क्या होगा? ये जल भंडारण के लिए बनाया जाता है, ये तो सही होना ही चाहिए हर हाल में। चलिए बताइए क्या होगा? इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित सामुदायिक स्रोत में, इसका भी सही लग रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? केवल एक और दो, एक दो तीन, केवल एक या केवल चार? बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा? बताइए जल्दी बताइए। टू होगा, वन टू और थर्ड, वन टू थर्ड, फोर्थ छोड़ करके सब सही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बावली जो है हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें केवल संदूषित जल होते हैं, बल्कि अच्छे जल भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो गया वो फोर्थ टू सही हो गया। राजस्थान वाले इलाके में बावली बनाई जाती है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली कहाँ है? वर्ली कहाँ है? आप जब एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाए होंगे वर्ली कहाँ है, फिर आपको बहुत सारा जगह पढ़ाए हैं। तो बताइए कि वर्ली किस राज्य में है? वर्ली बताइए जल्दी। वर्ली महाराष्ट्र में एक जगह है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ली महाराष्ट्र में एक जगह है। तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमावर्ती राज्य कौन से? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, या गोवा, कर्नाटक, केरल? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा गया है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? बताइए। तमिलनाडु के, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में बताए थे केका, केका, केकरा केकरा बोलता है ना इसमें, अरे बिहारी में तो केका हो जाएगा इसका शॉर्ट में। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, या कुत्ता? कुत्ता तो काट दीजिए, गिद्ध भी काट दीजिए, यहाँ पर बाघ आंसर होगा सही। चलिए नेक्स्ट आंसर। बाघ बहुत तेजी से सुनता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये सुरंगें पर्वत में हैं कहाँ? विंध्याचल में, अरावली में, पश्चिम घाट में, या पूर्वी घाट में? बताइए कि कहाँ से चला है? अहमदाबाद से और केरल से। तो वो जो सुरंग मिलेगा वो किस घाट, यानी कि कौन से एरिया में पाया जाएगा सुरंग? जल्दी बताइए। चलिए पश्चिम घाट में, ठीक है। केरल से अहमदाबाद से केरल जाएगा तो पश्चिमी घाट का सुरंग मिलेगा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग लोग किसके सापेक्ष उल्टे हैं? अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हैं। अर्जेंटीना यहाँ है, ठीक है। सापेक्ष मतलब होता है ये पृथ्वी है, अगर यहाँ भारत है तो इसके ठीक सापेक्ष यहाँ पर अर्जेंटीना है, ठीक है। अगर यहाँ भारत रहता तो ठीक इसके सापेक्ष यहाँ अर्जेंटीना होता, ठीक है। तो ये होता है आपको सापेक्ष। मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमा बावले, नहीं तो मच्छर उड़ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ पर सवाल वो नहीं है कि कंकड़ नमा बावले, यहाँ पर है कि मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए, ऐसा क्यों किया जाता है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। मच्छर को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। देखिए मर तो बिल्कुल नहीं जाते, फंस तो बिल्कुल नहीं जाते। फर्स्ट और सेकंड में जो होगा वो एक तो सही होगा। बताइए कि कौन सा सही होगा? ऑक्सीजन बंद हो जाता है। चलिए फर्स्ट। 84, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? बताइए कौन ऐसा कीट है जो ग्रुप में नहीं रहता है? तेरैया, बर्ड, चींटी, दीमक, मकड़ी? बताइए ग्रुप में कौन नहीं रहता है ग्रुप में? जल्दी बताइए, बताइए। चलिए ई सब कॉलोनी में रहता है, ग्रुप में, मकड़ी ग्रुप में नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते। चलिए बांस को खंभों पर आ गया, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। बांस के खंभों पर आ गया, आसम इसका आंसर होगा।
चलिए 86 का आंसर कहाँ गया? अगर असम ऑप्शन में होगा तो असम होगा, अगर ऑप्शन में असम होगा तो असम होगा। चलिए लगा दीजिए असम पर टिक मार्क्स के खंभों पर, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा? कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है, यानी कि जो कुड़ुक भाषा है वो कहाँ के लोग कुड़ुक भाषा में बात करते हैं? कुड़ुक भाषा में लोग कहाँ के लोग जो हैं वो कुड़ुक भाषा में बात करते हैं? चलिए यहाँ पर सोचेगा कुड़ुक जो है झारखंड की भाषा है। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। तो याद रखिएगा कुड़ुक, कुड़ुक झारखंड की भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखिएगा मिजोरम की भाषा है, ठीक है। केरल में मलयालम बोला जाता है, ठीक है। और बिहार में एक तरफ मगही भोजपुरी बोला जाता है और एक तरफ जो है मैथिली बोला जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। भोजन होगा, ठीक है, बाकी नहीं होगा। 6 थीमों में से एक भोजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ्य योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, या अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, या विषय वस्तुओं को नरम सौम्य और नरम सौम्य नरम सौम्य बनाने और संपूरक में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर क्या होगा? 88 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने, या यानी कि जो थीम की बात की गई है, भोजन, आसपास की वस्तु, हम चीजें कैसे सीखते हैं, इन सब की, ये पाठ्य योजनाओं का एक ढांचा बनाने में मदद करता है। 89, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव सम्मिलित होते हैं। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूता है। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम प्रभावी, यानी कि इसमें से निगेटिव ऑप्शन को पकड़ना है। 3 तो पॉजिटिव होगा इसमें ऑप्शन और एक तो निगेटिव होगा। बताइए कौन होगा? सबसे कम प्रभावी यह है कि कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। जब आप कहानियां सुनाइएगा तो ऐसा नहीं कि कक्षा जो क्लास है वो पूरा मैनेज रहेगा, बल्कि कुछ बच्चे हल्ला भी करेंगे। थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प देखिए, केवल यहाँ है तो इसको आप काट दीजिए और उसके बाद फिर रट कर भी काट दीजिए। फर्स्ट और सेकंड इज राइट आंसर, फर्स्ट और थर्ड इज राइट आंसर। तो फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं ऑप्शन में। रट कर सीखने का हतोत्साहित, नहीं हतोत्साहित लिखा हुआ तो ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहाँ है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आज का 30 क्वेश्चन, जो ईवीएस का क्वेश्चन था। ईवीएस का 30 क्वेश्चन था और ये जो वीडियो था वो 6 वीडियो था, और यहाँ ऐसा ही 300 क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है। आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो और यूट्यूब जो है इसको रिकमेंड नहीं करता है और सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख लिया है, छोटा सा है टारगेट, कि अब जो टारगेट ये है कि 2000 सब्सक्राइबर हमको इस मंथ में गेन कर लेना है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।